टर्म 1 चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन फर्स्ट टॉपिक इज द न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन जो है ये सबसे पहले क्या है ये जान लीजिए आपको न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशन है क्या तो ऑर्गेनिज्म जो फूड को लेता है जो ऑर्गेनिज्म जो फूड को लेता है जो डाइट लेता है जैसे कि हम लोग फूड में से कोई भी चीज़ ले रहे हैं राइस ले रहे हैं या मान लो वीट ले रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है न्यूट्रिशन यानी कि जो हम लोग ऑर्गेनिक वेजिटेबल जो फूड जो लेते हैं हम लोग किस चीज़ के लिए अपने आप को सर्वाइव करने के दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इस सबके इनिशियल क्वेश्चन से देख लीजिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक one is called next one is called heterotropic autotrophic mode of nutrition is a such type of mode of nutrition in which organisms make their own food ठीक है autotrophic mode of nutrition क्या होगा autotrophic mode of nutrition वैसा mode of nutrition है जिसमें organism अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करता है ठीक है याद रखिएगा ऑटो मतलब सेल्फ होता है ट्रॉपिक मतलब फॉर्म करना बनाना ये करना ठीक है याद रखिए इस चीज को तो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म क्या हुआ अपने से अपने फूड को प्रिपेयर करता है यानी कि बनाता है यानी कि एग्जांपल क्या हो गया इसका एग्जांपल इसका ग्रीन प्लांट्स ठीक है याद रखिए ग्रीन प्लांट जो भी ऑर्गेनिज्म सम ऑफ द बैक्टीरिया आल्सो साइनोबैक्टीरिया ठीक है साइनोबैक्टीरिया भी हो गया इसमें से जितना भी तरह का ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करेगा these all are known as what is known as the autotrophic mode of nutrition the mode of nutrition मस्ट बी सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस में एकदम स्टार्टिंग चैप्टर टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन का कितना टाइप है ऑटोट्रॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करता है क्लियर है क्या करता है खुद से अपने फूड को प्रिपेयर करता है याद रखिए एग्जांपल क्या हो गया ग्रीन प्लांट्स के अंदर सम ऑफ द बैक्टीरिया आल्सो साइनोबैक्टीरिया हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी इसको हम लोग बोलते हैं और क्या क्लाइमेटोमोनास है इसका यूग्लिना के बारे में बात की थी यूग्लिना के रिगार्डिंग एनिमल बेबीजोर इसमें से आता है नाम अब इसका कोई भी टाइप्स नहीं है ऑटोट्रॉपिक है ठीक है तो ऑटोट्रॉपिक का जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड को कैसे बनाता है बाय हेल्प ऑफ द वन प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या होता है वो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करता है क्लियर है वो क्या करता है अपने फूड को खुद से प्रिपेयर करता है नेक्स्ट क्या हमारा है हेटेरोट्रॉपिक क्या हुआ हेटेरोट्रॉपिक इज द अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यानी कि इसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकता याद रखिएगा लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है किसके ऊपर डिपेंड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए एज फॉर एग्जांपल हेटेरोट्रॉपिक डिपेंड्स किसके ऊपर करता है ऑटोट्रॉपिक के ऊपर याद रखिएगा ठीक है हेटेरोट्रॉपिक किसके ऊपर डिपेंड करता है ऑटोट्रॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए देखिए हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा हो गया वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद से प्रिपेयर नहीं कर सके यानी कि अपने फूड को क्या करेगा खुद से नहीं बना सकेगा क्लियर है समझ में आ रहा बात यहां पे कोई डाउट किसी को समझने में नहीं है वैसा ऑर्गेनिज्म वैसा फूड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद से नहीं बनाएगा दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा फूड के लिए तो क्या कहेंगे उसको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक कहेंगे ना ऑटोट्रॉपिक का कोई भी टाइप नहीं था लेकिन हेटेरोट्रॉपिक का क्या होता है 3 टाइप होता है याद रखिए इसका कितना टाइप होता है टोटल इसका 3 टाइप होता है इसका पहला टाइप कौन सा है सैप्रोट्रॉप या सैप्रोफाइटिक ठीक है याद रखिएगा इतना सारा है ठीक है इसको याद रखिएगा सैप्रोट्रॉप हो गया सैप्रोफाइट हो गया नेक्स्ट क्या है पैरासाइटिक और थर्ड वाला क्या है होलोजोइक ठीक है होलोजोइक ये अलग से लिख रहे हैं नीचे आगे ऐसे दिया स्पेस नहीं था ठीक है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन so how many types of mode of nutrition in the case of heterotropic there are 3 types of mode of nutrition in the case of heterotropic saprotrophs या saprophytes ठीक है parasitic and holozoic ठीक है क्या बोलेंगे उसको हम लोग holozoic के नाम से जानेंगे क्लियर है अब देखिए सबसे पहले डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर saprophytes के ऊपर डिस्कशन होगा saprophytes क्या होगा saprophytes or saprotrophs is a such type of mode of nutrition in which organism depends upon the dead and decaying plants and animals ठीक है किसके ऊपर डिपेंड करेगा ये डेड प्लांट्स और एनिमल के ऊपर डिपेंड करेगा जैसे कि आप देखते हैं एज फॉर एग्जांपल थोड़ा सा पढ़ाने से पहले एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं रास्ते में आप आते हो ठीक है आप अपने स्कूल को आते हो या आप यहाँ से भी आते हो कहीं पर देखते हैं रोड साइड में कोई भी एनिमल फेंका हुआ रहता है ना मरा हुआ एनिमल फेंका रहता है बहुत स्मेल करता है हम लोग क्या रख लेते हैं ऊपर एकदम रख लेते हैं रुमाल वगैरह रख लेते हैं किसी तरह पास करो 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक जब आप उस रोड से क्रॉस करते हैं उसके बाद देखते हैं वो एनिमल धीरे धीरे खत्म हो रहा है और वो क्या हुआ 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद आप जाते हो पता चलता है उसको तो बॉडी भी प्रेजेंट नहीं कहाँ जाता हुआ एनिमल
कहाँ चला जाता होगा एनिमल? वो प्लांट में फेंका हुआ था, वो प्लांट मान लो कोई डैमेज पीस ऑफ प्लांट था या कोई डैमेज पीस ऑफ प्लांट था फेंका हुआ था बगल में, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद आप आते देखते हो वो तो है ही नहीं, अब कहाँ चला गया? तो क्या होता है, कैसे चला जाता है, कहाँ चला जाता है, आपने देखते हैं ऐसा? तो मैक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर वर्क करता है, याद रखिएगा। और जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म, वैसा मैक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच डिपेंड्स अपॉन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स विद एनिमल, वैसा मैक्रो ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेड प्लांट और डेड एनिमल्स, यानी कि डेड मरा हुआ जो एनिमल्स है, जो डेड प्लांट्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि उसी के ऊपर वो सर्वाइव करता है वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म। और उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिस मोड से वो खाना लेता है, वैसा मैक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सैप्रोफाइट्स बोलेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। सैप्रोफाइट्स क्या हो गया? यानी कि सैप्रोफाइट्स या सैप्रोफाइटिक वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी कि सड़े गले हुए प्लांट और एनिमल के ऊपर डिपेंड करेगा मैक्रो ऑर्गेनिज्म। और एग्जांपल ऑफ सच मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? इसका एग्जांपल बैक्टीरिया, यस, बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है, क्या होगा? बैक्टीरिया होगा, क्या होगा? फंगी होगा, क्लियर है ना? सो ऑलवेज रिमेंबर दैट सम ऑफ द बैक्टीरिया एंड फंगी, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इसका? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। एंड सैप्रोफाइटिक किसका पार्ट है? हेटरोट्रॉपिक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? एकदम समझ में आ रहा है? क्लियर है कांसेप्ट यहां पे आपका बिल्कुल? सैप्रोफाइट्स क्या हो गया? यानी कि सैप्रोफाइट्स मींस बैक्टीरिया एंड फंगी। आप देखते हो तो बहुत सारा प्लांट जो रहता है गिरा हुआ रहता है, उसको तो फंगी डेवलप कर जाता है ना, फंगी डेवलप कर जाता है। जो एनिमल्स मरा हुआ रहता है आप देखते हैं बहुत स्मेल करता है, कुछ दिन के बाद आप आते देखते हैं वो तो खत्म हो गया, कहां चला जाता है? मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? उसको डिकम्पोज कर देता है, याद रखिएगा। मैक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? उसको डिकम्पोज कर देता है। एंड द नेम ऑफ सच मैक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पांसिबल टू डिकम्पोज द सच डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड द बैक्टीरिया एंड फंगी। क्या करते हैं उसको हम लोग? बैक्टीरिया और फंगी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटिक। नेक्स्ट क्या हमारा? पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक क्या है? पैरासाइटिक इज आल्सो एक वन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ये एक मोड है न्यूट्रिशन का। और ये किसका पार्ट है? हेटरोट्रॉपिक का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये हेटरोट्रॉपिक का पार्ट है, ठीक है, याद रखेंगे। और पैरासाइटिक जो है, ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो याद रखिएगा पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द सच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट होस्ट, याद रखिएगा, दो होस्ट के ऊपर, एटलीस्ट कितना होस्ट के ऊपर? दो होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। ऑर्गेनिज्म कितने होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा? दो होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब एक चीज आपको बता देते हैं, याद होगा क्लास 9 में आप लोग मलेरिया पढ़े थे ना? क्लास 9 के सिलेबस में आपने मलेरिया पढ़ा था, और मलेरिया में आप लोगों ने पढ़ा था रिगार्डिंग द प्लाज्मोडियम, पढ़े थे ना? प्लाज्मोडियम इज अ पैथोजन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर काउजिंग अ डिजीज मलेरिया, है ना? आफ्टर बाइटिंग वन मॉस्किटो व्हिच इज कॉल्ड द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो ये प्लाज्मोडियम क्या था? प्लाज्मोडियम क्या था? प्रोटोजोल पैरासाइट है ना, आपको पता है। तो ये प्लाज्मोडियम जो है सबसे पहले कहां प्रेजेंट था? सबसे पहले कहां प्रेजेंट था? एक बार हमारे बॉडी में था, एक मॉस्किटो आया, बाइट किया, फिर उसकी माउथ में चला गया, इस तरह से दो होस्ट में गया ना, वो दो होस्ट में डिपेंड किया कि नहीं किया? उसी तरह से यहाँ पर उसी की बात हम लोग कर रहे हैं, जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा? पैरासाइटिक होगा, ठीक है, क्या होगा? पैरासाइटिक होगा। यानी कि पैरासाइटिक वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म कितने होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा? दो होस्ट के ऊपर या डिफरेंट होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग बोलेंगे। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप नॉर्मल भाषा में सुनते हो जोक हो जाता है स्टमक में, हम लोग है ना बोलते हैं कि जोक हो गया, बोलते हैं कि नहीं? डॉक्टर बोलता नहीं आपके पेट में जोक हो गया है। तो ये वर्म्स क्या है? वो वर्म क्या है जो हमारे स्टमक में हो रहा है? जैसे एज फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू टेल रिगार्डिंग द एस्कैरिस। याद होगा आप लोग शायद इस सिलेबस में आप लोग नहीं पढ़े क्लास 9 में, तो यहाँ पे आप लोगों को एस्कैरिस, एस्कैरिस ए एस सी ए आर आई एस, एस्कैरिस, एस्कैरिस इसका पूरा नाम एस्कैरिस लिम्बिक्वाइड्स है। क्या नाम है इसका पूरा? एस्कैरिस लिम्बिक्वाइड्स है। ये एस्कैरिस जो है, एस्कैरिस जो है ये क्या है? सबसे पहले ये कहाँ प्रेजेंट रहता? एस्कैरिस का जो ओवा है, एग है, ये सॉइल में प्रेजेंट रहता। फिर मिट्टी का कोई भी काम हम लोग करते थे, फिर हमारे नेल से क्या होता? हमारे माउथ में चला जाता, हमारे एब्डोमेन में चला जाता, और जाने के बाद एक डिजीज को क्रिएट करता है। एंड द नेम ऑफ सच डिजीज इज कॉल्ड द एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस नामक एक बीमारी को हमारे बॉडी के अंदर ये डेवलप करता है, फॉर्म करता है, और जो बहुत खराब होता है, धीरे धीरे हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर करने लगता है, हमारे फूड को यूज करने लगता है और उसको सर्वाइव करने लगता है, ठीक है? तो याद रखेंगे इस चीज को। सो एस्कैरिस क्या है? ये एग्जांपल किसका है? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का है। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है जो भी डिफरेंट होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, जो ऑर्गेनिज्म दो होस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, वो सब किसके अंदर आएगा? कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आएगा? पैरासाइटिक में आएगा। क्लियर है कांसेप्ट? कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं है? चलो नेक्स्ट एंड थर्ड वन, दिस वन इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
Holozoic mode of nutrition is a such type of mode of nutrition in which we take the complex food material, जिसमें हम लोग complex food material को लेंगे and change in the simple food material is called the Holozoic mode of nutrition. As for example, जिराफ है ना, जिराफ लेता है जैसे किसी चीज को लेता है, जिराफ लेता है बड़े लीव्स को लेता है, बड़े बड़े प्लांट्स के लीव्स को लेता है, डंठल को लेता है, खाता है वो, उसके बाद उसको किसमें चेंज करता, सिंपल फूड मॉलिक्यूल में चेंज करता. हम लोग किसके एग्जांपल, हम लोग भी इसके एग्जांपल है. हम लोग भी क्या लेते हैं, एकदम कॉम्प्लिकेटेड फूड को लेते हैं जो चबा नहीं सकते उसको भी खाते हैं, फिर वो क्या करता है हमारे स्टमक उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है. ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है फिर क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है. तो ये था हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन याद रखिएगा, इट इज सच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल एंड चेंज विद सिंपल फूड मटेरियल इज कॉल्ड द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इसको क्या बोलेंगे हम लोग, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जानेंगे. एज फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल ह्यूमन बीइंग भी है. ठीक है, याद रखिएगा क्या है, ह्यूमन बीइंग इसका एग्जांपल है. अगर हम लोग यूनिसेलुलर में बात करें तो एमोइबा इसका एग्जांपल है. एमोइबा आल्सो टेक द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल. अपने बॉडी के हिसाब से एमोइबा जो कि यूनिसेलुलर है वो भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को लेता और चेंज किसमें कर देता है, किसमें कर देता है, सिंपल फूड मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है. ये था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है, तो ये हम लोगों ने बताया आपको सारा हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्लियर है. नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कशन करेंगे किसके रिगार्डिंग, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, नाउ वी डिस्कस रिगार्डिंग द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी यहाँ पर से अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इस पार्ट है न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ प्लांट. प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, आप देखते हो छोटा सा एक प्लांट होता है और कुछ दिनों के अंदर 10 दिन 15 दिन, एक महीना 2 महीने, 3 मंथ 5 मंथ 1 ईयर तक में क्या होता है, काफी बड़ा हो जाता है. आखिर वो डेवलप कैसे करता है, कैसे डेवलपमेंट होता है ये हम लोग देखेंगे. न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लांट जो है, प्लांट जिस तरह से एनिमल को चाहिए, जिस तरह से एनिमल को फूड चाहिए उस तरह से प्लांट को नहीं चाहिए होता. ठीक है, उस तरह से क्या होता है, प्लांट को नहीं चाहिए, बिकॉज इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसको जाना नहीं, वो फिक्स्ड है एक प्लेस के ऊपर. क्या है, वो फिक्स्ड है एक प्लेस के ऊपर. ठीक है, याद रखिए वो क्या है, बिल्कुल फिक्स्ड है एक प्लेस के ऊपर. ठीक है, याद रखिए एक प्लेस के ऊपर फिक्स्ड, इसलिए उसका अमाउंट जो एनर्जी का है वो कंजम्पशन काफी कम होता है. नाउ न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ प्लांट, और न्यूट्रिशन कैसे होता है प्लांट में, तो न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैन टेल मी, कोई बता सकता है मेरे को न्यूट्रिशन कैसे होता है प्लांट में, बताइए, बोलो. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, yes, process of photosynthesis. ठीक है, न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ प्लांट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द वन प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस. किसके मदद से होगा, तो फोटोसिंथेसिस के मदद से होगा. चलो ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं न्यूट्रिशन होता कैसे कैसे प्लांट में. ये देखिए न्यूट्रिशन सबसे पहले एक बेसिक कांसेप्ट था आपके सामने रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस. किसके रिगार्डिंग, फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग था. ये फोटोसिंथेसिस मैंने जस्ट बताया, फोटोसिंथेसिस आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, अभी आगे फार्मूला वगैरह सारा जाना है फोटोसिंथेसिस का हम लोगों को. तो फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस इज अ सच टाइप ऑफ प्रोसेस इन व्हिच प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंट में प्लांट अपने फूड को बनाता है. कैसे पॉसिबल है प्लांट फूड बनाता है सनलाइट के प्रेजेंट में, बिकॉज़ प्लांट कंटेन वन ग्रीन पिगमेंट व्हिच इज कॉल्ड द क्लोरोफिल. ठीक है, याद रखिएगा प्लांट क्या कंटेन करता है, एक ग्रीन पिगमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं. और क्लोरोफिल जो है ये रिस्पांसिबल है किस चीज के लिए, सनलाइट को अपनी तरफ ट्रैप करने के लिए. किधर रहेगा, ट्रैप करेगा, क्योंकि प्लांट के पास है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल खींचेगा ना सनलाइट को, जैसे खींचेगा सनलाइट को तो क्या होगा, प्लांट एनर्जी क्या लेगा, बनाना शुरू करेगा, फोटोसिंथेसिस करना शुरू करेगा. किसके प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट क्या है वहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर से ले रहा है वो, और उसका एक बाय प्रोडक्ट बनेगा. वो क्या बनेगा, दो बाय प्रोडक्ट बनेगा, एक तो वाटर बनेगा और एक क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा. इसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे. याद रखिएगा, आपको पता होगा कि एनिमल और प्लांट दोनों इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, कैसे बैलेंस में प्रेजेंट है. अगर क्या होगा, मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, सारा प्लांट को हम कट कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन कर दिए, तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगा हम लोगों को, बिकॉज बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट में एक्सेप्ट ऑफ गैसेस करता है, प्लांट में जो रिस्पिरेशन होता है वो रिस्पिरेशन का बाय प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं. क्या यूज करते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं. याद रखिएगा क्या यूज कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट, यानी कि जो उसके लिए टॉक्सिक मटेरियल था, जो उसके लिए पॉइजनस मटेरियल था. ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को. और हम लोगों के लिए जो यूजफुल मटेरियल था वो क्या था, ऑक्सीजन था. ऑक्सीजन जो वो हार्मफुल मटेरियल था वो रिलीज कर दिया, हम उसको यूज कर लिए. और हमारा जो हार्मफुल मटेरियल था कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या किया, प्लांट उसको यूज किया और यूज करने के बाद ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर दिया हमारे लिए.
समझ में आ रहा बात ना? हम तुरंत में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, तुरंत में रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद फिर क्या होता है, एनवायरनमेंट में जाता है, एनवायरनमेंट तुरंत प्लांट उसको ले लेता है और फिर वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे पे बैलेंस है, इसलिए डिफॉरेस्टेशन को गवर्नमेंट ने बैन भी किया है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए बेसिकली। तो फोटोसिंथेसिस आपके सामने क्लियर हो गया। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ प्लांट, ठीक है? न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ प्लांट कैसे कैसे होगा? न्यूट्रिशन इन द केस ऑफ प्लांट देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट सबसे पहले कैसे मिलेगा? सबसे पहले मिलेगा स्टोमाटा, स्टोमाटा की मदद से होगा न्यूट्रिशन, ठीक है? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? रूट्स जो प्लांट में प्रेजेंट है, रूट्स की मदद से भी होगा, ठीक है ना? रूट्स की मदद से भी होगा और किसकी मदद से होगा? स्टोमाटा की हेल्प से भी होगा, ठीक है? याद रखना। स्टोमाटा का बहुत बड़ा रोल है इसमें, ठीक है? स्टोमाटा का भी रोल है, रूट्स है और क्या क्या चाहिए बताइए? हाँ, लीव्स है, क्या होगा देखो? स्टेम, स्टेम और ठीक है, याद रखिएगा इसी चीज जो मैं बता रहा हूँ लोगों को, ठीक है? स्टोमाटा हो गया, रूट्स है, स्टेम में रोल है, स्टेम में क्या प्रेजेंट रहता है ये हम बता देते। देखिए सबसे पहले बेसिक थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या है, रूट्स क्या है? स्टोमाटा जो है ये सबसे पहले लीव्स में प्रेजेंट रहता है। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? ये लीव्स में प्रेजेंट रहेगा। रूट्स में क्या प्रेजेंट रहेगा? रूट्स में क्या प्रेजेंट रहेगा? रूट्स हेयर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है? रूट्स हेयर प्रेजेंट रहेगा और रूट्स हेयर क्या करेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले लीफ के रिगार्डिंग बना लीजिए, जो पत्ता होता है, जो लीफ होता है प्लांट का, है ना? तो पत्ते के नीचे वाले पोर्शंस में जो लीफ है, ऊपर वाला पोर्शन है डॉर्सल, जो लेटरल लीफ नीचे वाला जो पोर्शन है वो क्या कंटेन करता है? वो कंटेन करता है किस चीज को? वो स्टोमाटा को कंटेन करता है। एंड स्टोमाटा कैसा होता है शेप में? मैं आपको बता देता हूँ, स्टोमाटा बीन शेप का होता है, ठीक है? याद रखिएगा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा का, ठीक है? इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा का। स्टोमाटा इज बीन शेप, कैसा होगा? स्टोमाटा बीन शेप का होगा, बीन शेप का होगा स्टोमाटा। एंड स्टोमाटा इज मेड अप ऑफ वन स्पेशल टाइप ऑफ सेल व्हिच इज कॉल्ड द गार्ड सेल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? गार्ड सेल के नाम से जानेंगे, ठीक है? गार्ड सेल याद रखिएगा। स्टोमाटा किसका बना होता है? गार्ड सेल का बना होता है। एंड स्टोमाटा कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? बीन शेप का दिखेगा। या नेकेड ऐसे दिखेगा? नहीं दिखेगा। बाय द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप वी कैन सी इट, ठीक है? किसकी मदद से देखते हैं इसको? हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे, ठीक है? माइक्रोस्कोप की मदद से हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टोमाटा को लेंगे। स्टोमाटा कैसे लेंगे हम लोग? स्टोमाटा नहीं लेंगे हम, लीव्स को सबसे पहले लेंगे। लीव्स के पीछे वाले पोर्शन को इस तरह ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद आप देखोगे हल्का सा एक व्हाइट मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर नजर आता है ना? जैसे आप पत्ते को तोड़ेंगे, मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, जो ओनियन घर में खाते हैं ना, ओनियन कभी ऐसे तोड़ दे तो बगल से निकलता है, अंदर से मेम्ब्रेन जैसा झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट, वैसे प्लांट की लीफ से निकलेगा। और उसको फिर क्या करेंगे? उसको हम डाल देंगे किसी स्लाइड के ऊपर रखेंगे और स्लाइड के ऊपर रखने के बाद फिर क्या करेंगे? स्लाइड के ऊपर रखने के बाद सैफरानिन सॉल्यूशन के एक ड्रॉप उसमें डालेंगे। सैफरानिन सॉल्यूशन एक ड्रॉप डालने के बाद फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद उसमें ग्लिसरीन डालेंगे और ऊपर से कवर स्लाइड आता है, गोल ऐसे छोटा सा होता है स्लाइड के ऊपर रखने के लिए, वो रखेंगे। और रखने के बाद एक्स्ट्रा स्ट्रेन होगा, जो एक्स्ट्रा सैफरानिन होगा या ग्लिसरीन, फिल्टर पेपर से या प्रोटीन पेपर से उसको हटा देंगे। हटाने के बाद माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो हम लोगों को क्या नजर आएगा? ये स्ट्रक्चर हम लोगों को नजर आएगा। दो तरह का नजर आएगा, स्टोमाटा ओपन भी नजर आएगा, कहीं क्लोज भी नजर आएगा। याद रखिएगा, अगर दिन के समय पत्ते को लेकर के देखेंगे स्टोमाटा क्या रहेगा? ओपन रहेगा। और नाइट टाइम अगर देखेंगे तो स्टोमाटा क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। याद रखिएगा, क्योंकि प्लांट में जो रेस्पिरेशन है वो स्टोमाटा के ओपन होने के बाद होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम समझने में नहीं है ना? अभी यहाँ पे क्लियर हो गया? समझ के आप लोग ये बैक साइड में क्या प्रेजेंट है? गार्ड सेल प्रेजेंट है, सॉरी स्टोमाटा प्रेजेंट है। और स्टोमाटा जो स्ट्रक्चर है किस चीज के लिए प्रेजेंट होता है प्लांट में? याद रखिएगा, स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस चीज के लिए रिस्पांसिबल है? स्टोमाटा इज रिस्पांसिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जस्ट मैंने बताया हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, प्लांट किस चीज को लेता है? ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और वो ऑक्सीजन को छोड़ता है और हम लोग किस चीज को लेते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। समझ में आ रहा है बात? तो ये कैसे ले पा रहा है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि हमारा टॉक्सिक मटेरियल, हमारे टॉक्सिक गैसेस है, पॉइजनस गैस हमारे बॉडी के लिए है। अगर हमारे बॉडी के अंदर 2 से 3 मिनट रह जाएगा, सफोकेशन से हमारी डेथ हो जाएगी। याद रखिएगा,
आप सुनते हैं कि कोई बंदा होता, सुनने में आता है न्यूज़ में अक्सर करके रिसेंटली कुछ खराबी आ गया, पंखे पे लटक गया है, ऐसा सुनने को आता है, तो क्यों उसका डेथ हो जाता है? क्या उसका ऑक्सीजन नहीं किया बॉडी के अंदर इसलिए डेथ हो गया? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड उसका हर सेल हर माइटोकॉन्ड्रिया जो था वो एनर्जी बनाते रहा आखिरी एंड तक बॉडी के, जब तक उसका डेथ नहीं हुआ। और वो क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड आकर के एक जगह पे ब्लॉक करके, ब्लॉक करने की वजह से सफोकेशन से उसका क्या हुआ, डेथ हो जाता है। याद रखिएगा उस बंदे का कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकल सका, ऑक्सीजन के नहीं पहुंचने से डेथ तो लेट में होता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल था, टॉक्सिक गैस था, इसी वजह से क्या हुआ, उसका डेथ जल्दी हो जाता है। याद रखिएगा हमारे लिए काफी पॉइजनस गैस है, लेकिन ये जो प्लांट प्रेजेंट है, ये ट्री प्रेजेंट हमारे बगल में हमारे सराउंडिंग में उस टॉक्सिक मटेरियल को अपने लिए यूजफुल मटेरियल बना लेता और सर्वाइव करता, हम लोगों को सर्वाइव करने में सपोर्ट करता है। तो ये जो क्लियर हो गया इसके रिगार्डिंग स्टोमाटा के रिगार्डिंग। और स्टोमाटा की स्ट्रक्चर है, ये स्टोमाटा क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये कब करता है, ये डे टाइम में करता है, इस चीज को याद रखिएगा। दिन के समय ये क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करेगा, जबकि ये स्टोमाटा ओपन रहेगा, जबकि ये स्टोमाटा क्या रहेगा, ओपन रहेगा, समझ रहे हैं? जब क्या होगा, स्टोमाटा ओपन रहेगा तब, और जब स्टोमाटा क्लोज रहेगा, जब रात के समय तो कभी लीफ लेंगे तो स्टोमाटा क्लोज नजर आएगा, मॉर्निंग के टाइम कर लेंगे तो स्टोमाटा क्लोज नजर आएगा। तो ये जो एक प्रैक्टिकल हम अभी आपको बताए स्लाइड पर रख करके इस तरह से, एक क्वेश्चन इससे आपसे बोर्ड में पूछेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली बोर्ड में पूछेगा कि बताइए, ठीक है, कि आप लैबोरेटरी में गए और आपको सप्लाई किया गया, क्या सप्लाई किया गया, लिख दिया गया, कौन से सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके आप स्टोमाटा को देखिए, ऑब्जर्व किए, एक क्वेश्चन आपके पास आना ही आना है, इसलिए मैंने जस्ट अभी यहाँ पे इस चीज को बता दिया आप लोगों को। क्लियर है, समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इससे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन 3 होगा, एक फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से क्वेश्चन से पूछा जाता है हर बार सेपरेट सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है। वहां पे ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन होगा आपके सामने दिया हुआ कि कौन सा सॉल्यूशन यूज किया गया, सैफरानिन, आयोडीन, ये और भी बहुत सारे सॉल्यूशन बता देगा आपको, नाम याद रखना है आपको। ये सैफरानिन सॉल्यूशन का यूज होता है स्टेन करने के लिए, स्टेन यानी कि रंग डालने के लिए यूज किया जाता है, स्टेनिंग करने के लिए। ना रूट्स की बात करेंगे, रूट्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा देख लेते हैं, रूट्स के बारे में। ये जो रूट्स है, रूट्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा समझ लेते हैं। रूट्स जो प्लांट के नीचे प्रेजेंट होता, सॉइल में प्रेजेंट होता, रूट्स का क्या फंक्शन है? अभी तो लीव्स का फंक्शन हम लोगों ने देखा कि लीव्स स्टोमाटा प्रेजेंट, हां एक और में बता दो, स्टोमाटा स्टेम में है ना, अगर स्टेम ग्रीन है, अगर स्टेम का कलर कैसा है, ग्रीन है, तो उसमें भी स्टोमाटा रहेगा, याद रखिएगा। अगर कोई टेंडर एज का प्लांट है, कम एज का प्लांट है, बहुत कम उसका उम्र हो रहा है, उसका जो स्टेम है वो कैसा है, ग्रीनिश है, दैट यू अंडरस्टैंड इट दैट सच ग्रीनिश स्टेम आल्सो कंटेन स्टोमाटा एंड एक्सेस ऑफ गैसेस जो होगा वो कहां होगा, स्टोमाटा में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर स्टेम की मदद से स्टेम की एक्सेस ऑफ गैसेस होगा स्टोमाटा के मदद से। अगर स्टेम ग्रीन है तो, अगर स्टेम वुडी है तो लेंटिकल सपोर्ट करेगा, वहां पर लेंटिकल एक्सचेंज ऑफ गैसेस की मदद करेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसका जो लीव्स है वो सपोर्ट करेगा। रूट्स की बात करते हैं हम लोग, रूट्स की रिगार्डिंग, रूट्स जो है इज रिस्पांसिबल टू ट्रैप किस चीज को लेने के लिए, टू एब्जॉर्ब द मिनरल्स एंड वाटर, किस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए, मिनरल्स और वाटर को, याद रखिएगा, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ये रिस्पांसिबल है। कौन रिस्पांसिबल है? रूट्स रिस्पांसिबल है। रूट किस चीज के लिए रिस्पांसिबल है? मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। कैसे एब्जॉर्ब करता है रूट्स? रूट्स कंटेन रूट हेयर्स, ठीक है, हर एक प्लांट में रूट में क्या होता, रूट्स हेयर प्रेजेंट होता, एंड रूट्स हेयर बहुत दूर तक फैला होता और उसमें डिफ्यूजन टेक्स प्लेस करता है। याद होगा क्लास 9 में पढ़े थे डिफ्यूजन, याद है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द डिफ्यूजन सब्सटेंस इनटू सॉलिड लिक्विड एंड गैस, याद होगा आपको, है ना? तो डिफ्यूजन वहां पे टेक्स प्लेस करता, यहां पे क्या टेक्स प्लेस करता है स्टोमाटा में, यहां पे डिफ्यूजन टेक्स प्लेस करता। तो डिफ्यूजन की मदद से क्या होता, एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। याद रखिए स्टोमाटा में और रूट्स में, रूट्स हेयर्स की मदद से क्या होता, वाटर को लेता और मिनरल्स को लेता बाय हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन, और प्लांट के अलग-अलग पार्ट्स तक, पूरे पार्ट्स तक ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। अब आप सोचो कि नीचे से ले रहा है ऊपर तक कैसे पहुंचा रहा है, ड्यू टू डिफ्यूजन, आपको पता है हायर टू लोअर, है ना, हायर टू लोअर इतना तेजी से मूवमेंट होगा और एक प्रेशर को क्रिएट करता है, वो प्रेशर अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है इस क्लास में, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। चलिए ये क्लियर हो गया आपके सामने। फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग, फोटोसिंथेसिस का फार्मूला क्या होता है, न्यूटन कैन टेल मी व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द फोटोसिंथेसिस? सबसे पहले बताओ मेरे को फोटोसिंथेसिस का क्या फार्मूला है, बता सकता है? बोलिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस लाइट एनर्जी
और यहाँ पे क्या क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल। इसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज बन जाएगा। C6H12O6, ठीक है। क्या बना इधर में, C6H12O6। किसका इसका यूज हुआ, देखो सबसे पहले यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे लिया, बाय द हेल्प ऑफ द स्टोमाटा लिया। दूसरा क्या यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, H2O यूज हो रहा है। इस कैसे लिया, बाय द हेल्प ऑफ द रोज, इसकी मदद से लिया, रोज की मदद से लिया। अब लाइट एनर्जी हुआ, क्लोरोफिल प्रेजेंट था, उस सूरज की रोशनी को खींचा अपने तरफ, है ना, सनलाइट को अपनी तरफ खींचा। खींचने के बाद क्या हुआ, फिर क्या होगा इधर में, तो ग्लूकोज बनाया C6H12O6, ठीक है। C6H12O6 इसका फार्मूला है ग्लूकोज का। फिर आगे क्या होगा, यस, उसके बाद फिर क्या होगा, अब जो होगा O2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, O2 यानी कि ऑक्सीजन बना, और कुछ बनेगा, हाँ, और क्या बनेगा फिर में H2O बनेगा, ठीक है। इससे क्या बनेगा, इधर में इतना सारा चीज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। O2 से गैस है, जो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद कोई बैलेंसिंग किसका है, क्या C6, यहाँ पे आगे में सर, हाँ यहाँ पर 6CO2 12H2, 6CO2 12H2, ठीक है। इधर कितना होगा, 6H2O और 6O2, है ना, 6O2 और 6H2 होगा इधर में। इधर ये बैलेंस है, यानी कि आपके सामने कांसेप्ट क्लियर हो गया रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया सबको ना, कैसे हो रहा है। तो स्टोमाटा क्या लाके दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। H2O कौन लाके दे रहा है, रूट्स दे रहा है। मिनरल्स इसमें से इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद क्या हुआ, लाइट पड़ा, क्लोरोफिल ने क्या किया, ट्रैप किया सनलाइट को, और क्या हुआ, फिर फोटोसिंथेसिस का काम हुआ। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बना, ग्लूकोज बना। C6H12O6 प्लांट को क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या बनाया, ऑक्सीजन को यूज बनाया, ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट को बनाया और बाहर निकाल दिया, है ना। अब वाटर को क्या किया, अपने पास एब्जॉर्ब करके रखा, फर्दर अपने फंक्शन के लिए इवैपोरेट ना हो जाए या इवैपोरेशन ना हो, इससे बचने के लिए इस चीज को रखा। क्लियर है, समझ गया आप लोग यहाँ पे, हाँ नहीं है वाटर, वाटर है। रेफरेंस, अब देखो कुछ जो फार्मूला दिया गया रेफरेंस में और थोड़ा सा एनसीईआरटी अलग कर दिया, इसलिए हम एनसीईआरटी वाले फार्मूले को यहाँ पे रिप्रेजेंट किए, ठीक है। एनसीईआरटी में जो फार्मूला दिया हुआ है इससे कोई दिक्कत नहीं, आप रखिए ना रखिए वाटर को, कोई बड़ा इशू इससे नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ पर। अब कोई तरह का दिक्कत समझ में किसी को भी कोई डाउट, फोटोसिंथेसिस। और इसे मैं बता दूं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इफ द क्वेश्चन कम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड गिव द नेम ऑफ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। टर्म 1 में जहां भी आपका एग्जामिनेशन होगा, अगर क्वेश्चन आएगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहां फोटोसिंथेसिस होता है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। क्लियर है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लियर है ना, समझ गए, यहां पे फोटोसिंथेसिस होगा, समझ आ गया, सब क्लियर है।